Round place. Breathing and exchange of gases. इसका पार्ट टू हो चुका था, थ्री आज चले। आप इसमें पढ़ चुके हैं। किस बात पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म में कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होंगे वो कौन से होंगे या क्या होंगे या कितने विकसित होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? वो फैक्टर बताइए जिस पे डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो हैं कैसे होंगे। हाँ जी, आप बताओ। उसके हैबिटेट के ऊपर एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बैठिए। Cutaneous respiration. Only cutaneous respiration is occur in. Only cutaneous respiration is occur in. Number one, frog. Number two, cockroach. Number three, earthworm. Number four, snakes. Only cutaneous respiration is present in. हैं? फ्रॉग में केवल cutaneous होता है। हैं? अर्थवर्म में किसमें होता है? अर्थवर्म में, है ना? किसमें होता है? अर्थवर्म में। ह्यूमन लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेक प्लेस? यस, एल्वियोलर। ठीक है। लंग्स जो हैं ह्यूमन के कितने हैं? क्यों है ना? और दोनों के दोनों कहाँ हैं? हैं? थोरेकिक कैविटी में है। ठीक। अब थोरेकिक कैविटी और लंग्स के बीच में, थोरेकिक कैविटी और लंग्स के, ये थोरेकिक चैम्बर कहूंगा मैं, कैविटी नहीं कहूंगा, थोरेकिक चैम्बर कहूंगा। थोरेकिक चैम्बर और लंग्स के बीच में ऐसा क्या होता है कि हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या यूं कहें कि हम ब्रीदिंग होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा जो थोरेकिक केज है या थोरेकिक चैम्बर है, ये एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, अपवर्ड, डाउनवर्डली किसका बना होता है? क्या क्या होता है? कोई बताएगा इसकी पोजीशन मुझे? एक बच्चे, दो तीन बच्चे बता दो। हाँ, आप बताओगे? बताओ।
बताओ। नहीं। हाँ, इधर भी हाथ कर, हाँ। वेंट्रल पे स्टर्नम, डोर्सल पे वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल पे रेट्स, डाउनवर्ड डायफ्राम। वेरी गुड। ठीक है। वो कौन सी साइट है या पोजीशन है जहां पर जाकर आपकी ट्रेकिया जो है टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है? हाँ। फिर थोरेकिक वर्टिब्री, है ना? पांचवी थोरेकिक वर्टिब्री पे जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना? हम्म। लंग्स में एयर भरेगी, है ना? एयर भरेगी तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना? कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होते हैं, है ना? जिससे मैं पूछूंगा उतना ही जवाब देंगे, उससे ज्यादा नहीं। वो बेटा पीछे। हाँ। आप इस टीवी की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये पूछे नहीं, बताना था। वो तो मैंने देख लिया था कि आंसर नहीं आ रहा है। उतनी देर में तो क्लियर हो जाती है स्थिति, है ना? देख के तो कोई भी, ये मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। टाइडल वॉल्यूम है। उसके बराबर वाले बच्चे जिन्होंने इसकी हेल्प की है टाइडल वॉल्यूम की टर्म बताने में, वो बताएं कि ये होता क्या है? क्या है? नॉर्मल? किसका नॉर्मल वॉल्यूम है? पूरा बताओ कुछ जरा करके, क्या बताना चाह रहे हो? किस चीज का नॉर्मल वॉल्यूम है ये? हैं? O2 को CO2 में बदलने में, हाँ, O2 को CO2 में बदलने में जितना वॉल्यूम O2 का CO2 में बदलता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। यू वांट टू से दैट? आपने कहा O2 को CO2 में बदलने, और है? थोड़ा जोर से बोलो भाई। देखो, कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? प्लीज स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। नहीं पता? हाँ जी। सामान्य स्थिति में सांस लेना ही टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। क्या ये परिभाषा ठीक है? इसमें वॉल्यूम का कहीं जिक्र नहीं यार। इसमें वॉल्यूम का जिक्र कहाँ आया? नहीं आया ना? टाइडल वॉल्यूम, है ना? आपने भी हाथ खड़ा किया था, चलो बताओ। नहीं, आज मैं सपोर्ट नहीं करूंगा आपसे। आपको क्लियर बताना पड़ेगा मुझे इन्हीं वॉल्यूम्स के बारे में। मुझे समझ में नहीं आई अभी आपने। एक ये तो इतना समझ में आया, नॉर्मल सांस लेने में जितना हम, हाँ, वो टाइडल वॉल्यूम, केवल इतना ही है। इस बच्चे ने कहा है कि एक नॉर्मल सांस लेने की क्रिया में हम जितना वॉल्यूम, हालांकि इन्होंने उस चीज का जिक्र नहीं किया, किस चीज का वॉल्यूम। इन्हें कहना चाहिए था, उस चीज के बारे में बताना चाहिए था। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा जितना वॉल्यूम हम अंदर लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। क्या ये परिभाषा सही है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्या अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें?
नॉर्मल ब्रीथिंग में बेटा एयर का जितना वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, दोनों चीजें, इंस्पायर्ड भी एंड एक्सपायर्ड भी, दोनों की वो वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, है ना? क्लियर? और इसकी मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा 500 ml होती है। बैठ जाओ। कितनी होती है? 500 ml। इट इज टीबी। एक टर्म मैंने लिखी है IRB। क्या लिखी है? फुल फॉर्म बताओ IRB की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, बैठिए। अगला बच्चा खड़ा होगा। जैक लगाना पड़ेगा। क्या होता है बेटा IRB? कोई नहीं बोलेगा। क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नहीं पता। अगला बच्चा क्लियर करो बात को। व्हाट इज IRB? हाँ। जो हम हवा फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं उसे वो IRB कह रहे हैं। क्या इनकी ये परिभाषा पूरी सही है? हैं? हाँ। फोर्सफुल्ली तो भैया इसकी वैल्यू, फोर्सफुल्ली हम अंदर कितनी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें एक इफ है। हाँ, ये एडिशनल वॉल्यूम है। एडिशनल वॉल्यूम जितना हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के द्वारा के अतिरिक्त ले सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम है बेटा इस 500 वाला के अलावा। फोर्सफुल्ली में जब हम जाएंगे तो ये भी लेना पड़ेगा हमें, ये भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? आप वॉल्यूम से कैपेसिटी में घुस गए। आप वॉल्यूम से किस में घुस गए? कैपेसिटी में घुस गए। पहले वॉल्यूम, इट इज IRB। बैठ जाओ। नहीं चलेगा काम, पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये छोटी छोटी बातें, अभी तो बड़ी बातें पूछी ही नहीं मैंने। कल कभी नहीं आता, टुमारो विल नेवर कम। हाँ जी बेटा। ये जो IRB है इसकी मात्रा बता सकते हैं कितनी होती है एक सामान्य व्यक्ति में? 2500। 2500 से 3000 किलोलीटर या लीटर? नहीं है, मिलीलीटर। ये बच्चा बोल रहा है इसकी वैल्यू होती है जी 2500 से 3000 ml। ठीक है भाई, बैठिए। नेक्स्ट। खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? ये बच्चा है अंकित। ऋषभ। ऋषभ जी, ये बताओ IRB की फुल फॉर्म क्या होती है? यू डोंट नो व्हाट इज IRB? हैं? हाँ जी, आप बताओ। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व। आप बैठो। क्या होता है ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जितनी एयर हम फोर्सफुली बाहर फेंक सकते हैं, है ना,
या नॉर्मल एक्सपिरेशन के अतिरिक्त हम एडिशनल जो वैल्यू जो हम एयर की अपने फेफड़ों से बाहर फेंकी जा सकती है, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज ईआरबी, दैट इज नोन एज ईआरबी, है ना। बैठ, सबको याद होते जा रहे हैं ना ये वापस से। आरवी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ वो पीछे रेजिडियर वॉल्यूम, ये भी बता दो क्या होता है ये। जब हम फोर्स वॉल्यूम पे करते हैं ना, जब वो दो वॉल्यूम पेपर के साथ बचा रह जाता है एयर का वो। अरे गायब हो गए, कंप्यूटर जी गायब हो गए। हाँ ठीक है, वो वॉल्यूम एयर का जो हम फेफड़ों में से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, चाहे कुछ भी कर ले हम, वो हमेशा फेफड़ों में बना रहेगा। फोर्सफुल्ली सब कुछ बाहर निकालने के बावजूद भी जितनी एयर बच जाती है हमारे उसमें, दैट इज नोन एज। अच्छा इससे पहले वाली की मैंने वैल्यू नहीं पूछी थी शायद, है ना, हाँ वैल्यू रह गई थी। ईआरवी की वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 सेंटीमीटर एमएल। 1000 से 1100, तो यूनिट भी बताया करो बेटा, बिना यूनिट के तो सब बेकार है ना। मैं कहूँ यहाँ से घंटा घर 5, तो इसका कोई मतलब है? या आपके पिताजी कहें बाजार से बेटा 5 चीनी ले आना, अब आप सोच रहे 5 क्या, 5 किलो, 5 क्विंटल, 5 ग्राम, 5 मिलीग्राम, है ना। जब तक बताना पड़ेगा नहीं, तो जब तक यूनिट नहीं लगेगी तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूरी नहीं होती बेटा, है ना। तो 1000 से 1100 एमएल बैठ में, बिल्कुल ठीक है। आरवी की वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 एमएल। 1100 से 1200, ये तो थे वॉल्यूम। और जब दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? कैपेसिटी। क्या बना लेते हैं? कैपेसिटी। आपकी भी अलग अलग कैपेसिटी है ना। कौन कौन सी कैपेसिटी है आप में? एक्सपीरियटरी कैपेसिटी है आप में, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? टीवी प्लस आईआर। देखो यही यही तो है, यही वॉल्यूम आगे समझ में। देखो वॉल्यूम समझ में आ गया ना, तो कैपेसिटी बहुत आसान है समझना। अगर वॉल्यूम प्रॉपर समझ में आ गए तो कैपेसिटी कुछ भी नहीं, है ना। कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। कैपेसिटी में कहीं पे भी फोर्सफुल नहीं, केवल एक कैपेसिटी है जिसमें फोर्सफुल है काम, बाकी सब में नॉर्मल ही है। सामान्यतः आप अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा भर सकते हैं? दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल, है ना। कितनी भर सकते हैं आप? अब वॉल्यूम को पकड़ो, ये निकलेगी वॉल्यूम से। कौन कौन सा वॉल्यूम आप अंदर ले सकते थे? टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। तो दोनों को मिलाएं तो बन जाएगी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब दूसरे क्या आता है, अब इसका उल्टा चलो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कितनी एयर आप बाहर निकाल सकते हैं? कौन कौन सी निकाल सकते हैं आप? टाइडल 500 तो बाहर निकाल ही रहे, किसके अलावा? ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं है, नहीं आ रहा समझ में? हाँ सिंपल है, कितना हम ज्यादा से ज्यादा अंदर खींच सकते हैं हवा को, कितनी हम ज्यादा से ज्यादा बाहर खींच सकते हैं। कब यूज करते हैं आप इन कैपेसिटी को? हाँ अनुलोम विलोम में करते हैं हम यूज इन्हें, बिल्कुल। फोर्सफुल्ली हम देखते हैं, फोर्सफुल्ली एयर को अंदर लेते हैं, फोर्सफुल्ली एयर को बाहर निकाल, ठीक है ना। उसमें हम
इन्हें यूज करते हैं। एक होती है बेटा आपकी वाइटल कैपेसिटी। पता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? कितने बच्चों को पता है? एक को पता है, बाकी को नहीं पता। अच्छा चलो, उस कैपेसिटी का नाम बताना जो मैं बोलूंगा। अब मुझे पता लगेगा आपने नाम भी याद करके खाली वैसे याद करके। एयर की वो वैल्यू जो सामान्यतः, एयर का वो वॉल्यूम जो सामान्यतः फेफड़ों में बना रहता है, सामान्यतः, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं सामान्यतः? अच्छा ये बताओ, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, वाइटल कैपेसिटी कहा इन्होंने? ये वाइटल कैपेसिटी, हाँ जी, एफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं बेटा उसे। आप कौन सी हवा अपने फेफड़ों से नहीं निकाल सकते? एक तो वो जो वैल्यू आपका हमेशा पता रहेगा, और एक वो जो फोर्स से आप बाहर निकालते हैं वो तो हमेशा फेफड़ों में बनी रहेगी नहीं। एंड दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आया FRC का समझ में? अब आती है वाइटल कैपेसिटी। इस यही वो कैपेसिटी है जिसमें फोर्सफुल काम होता है। फोर्सफुल आप पहले हवा को बाहर निकाल दो और फिर फोर्सफुल हवा को अंदर ले लो। अभी पता लगेगा अभी, ये आने दो जरा, मैं इस समझ में आ गया? वाइटल कैपेसिटी क्या है बेटा? अच्छा, फोर्सफुली आप जब हवा को बाहर निकाल देंगे तो कौन कौन सी हवा आप फेफड़ों में भर सकते हैं? हाँ, टीबी के अलावा IRB और ERB, क्योंकि यही फोर्सफुली आप बाहर, फोर्सफुली यही चीजें बाहर निकल सकती है टोटल, है ना? टाइम लेगा। ये था आपका R। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने कहा हम फोर्सफुली कितनी एयर क्या कर सकते हैं? अंदर खींच सकते हैं फोर्सफुली, मैक्सिमम। यही वो हिस्सा है जो हम अंदर ले सकते हैं, ये कैपेसिटी है। तो ये कौन सी कैपेसिटी बनी आपकी? कौन सी कैपेसिटी बनी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनी। कौन सी एयर है जो आप बाहर फेंक सकते हैं मैक्सिमम? ये दो ही है जिन्हें आप बाहर फेंक सकते हैं। ये क्या है बेटा? एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है। तीसरा हमने पूछा था वाइटल कैपेसिटी के बारे में, है ना? वाइटल कैपेसिटी के बारे में हमने पूछा था, तो एक, आप कितनी हवा अंदर ले सकते हैं जब फोर्सफुली आपने बाहर फेंक दी हो? भाई फोर्सफुली बाहर फेंकेंगे ये भी गए बाहर, ये तो गई गई, क्योंकि फोर्सफुली तो हम ये वाला हिस्सा भी खाली कर देते हैं। तो इसका मतलब जब ये हमने बाहर फेंक दिया
तो यही तीनों हम मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं, हैं? इन्हीं तीनों को से तो फेफड़ा भरेंगे हम अपना। तो यानी ये तीन वॉल्यूम्स पीवी, आईआरबी एंड ईआरबी मिलके क्या बना लेंगे आपकी वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी एक हमने बताया। क्या सामान्य में इसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या सामान्य में हम इसे बाहर निकालते हैं? ये तो हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, सामान्य अवस्था में तो ये अंदर ही पड़ा है। तो यही क्या कहलाती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टीएलसी रह गया बस। टोटल लंग कैपेसिटी, लंग में क्या क्या आ सकता है? सारी आ सकती है भाई। टोटल लंग कैपेसिटी में सारी चीजें जुड़ जाएंगी। समझ में आ गया? वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ में आया? भूलोगे तो नहीं बच्चों? या भूलोगे? मैंने क्या निकाला बाहर? कौन सी कैपेसिटी निकालता है? हैं? कौन सी? ईआरबी है। बाकी सर सबसे बड़ी बात ये निकलेगी क्योंकि तो ईआर मिलेगी सर आपने चाहिए ईआरबी क्या है? ईआर से एडिशनल, एडिशनल, ठीक है ना? जितना हम इतना, ये ईआरबी है। जब ये जुड़ गया तो एक कैपेसिटी बन गई। ये मत समझिए कि ईआरबी में हम ये और ये दोनों जुड़ेंगे, नो। ईआरबी केवल इतना पार्ट है, ठीक है ना? वो तो मैं निकाल चुका बा। हाँ, जो मैं 500 निकाला और उसके साथ में इसे जोड़ दूं तो फिर ये कैपेसिटी बन गई। क्लियर हो गया सब बच्चों? क्लियर हो गया? इसमें अब किसी बच्चे को कोई भ्रांति तो नहीं है? चलिए, अब भैया इतनी हवा हमारे फेफड़ों में भरी हुई है। अब इस हवा का, इस एयर का, जो कि इसमें मिक्सचर है, मेनली तीन गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसमें से हमें यहां पर मतलब है दो गैसेस। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से। कि भैया इनका हमारी बॉडी में एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे अब हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ तो बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे शरीर में गैसेस को एक्सचेंज करने वाली दो साइट्स है, जिसमें से प्राइमरी साइट कौन है? एल्वियोली है। प्राइमरी साइट कौन है बेटा? एल्वियोली। कहां पाई जाती है एल्वियोली? लंग्स में, है ना? तो प्राइमरी साइट तो है वो जहां पर एक्सचेंज होता है मुख्यतः, और दूसरी साइट भी है, वो है हमारे टिश्यूज। क्या है वो? हमारे टिश्यू। यहां पर एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दोनों का एक्सचेंज इन दोनों साइट्स के ऊपर हमारे शरीर के अंदर होता है। और कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। मेथड क्या है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन मेथड। टू साइट्स हैं बेटा, एंड टिश्यू। ये जो एक्सचेंज है, देखो दो चीजें में डिफरेंस रखना है, अभी मैं बताऊंगा। एक्सचेंज के लिए क्या कंडीशंस हैं, और जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल रही है, वो क्या कंडीशन है जो इन्हें अफेक्ट करती है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों को एक कंडीशन नहीं समझना, ठीक है? जब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर दो चीजें मेन है।
हालांकि तीन, दोनों तीन। क्या क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए नंबर एक कंसंट्रेशन, और कैन से प्रेशर ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन पहली चीज है, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट। नंबर टू सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। नंबर टू क्या है? सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। मोटा ज्यादा अभी तक। नंबर तीन थिकनेस ऑफ एक्सचेंज मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तीन चीजें हैं बेटा ये। जो फैक्टर करती हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होने वाला है ना। ये तीनों चीजें किस चीज का डिपेंड करती हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अब चलो थोड़ा पेन पतला कर लूं मैं। लेने वाले कमांड, चलिए ठीक हो गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन तीन पे डिपेंड करेगा। इनमें सबसे मेन पार्ट है, सेकंड ये है, थर्ड उसी क्रम में ये लिखे हैं। ठीक है। अब कोई गैस किसी गैसीय मिक्सचर में अपना पार्शियल जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इंडिविजुअली जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? सपोज कीजिए ये इसमें तीन गैसें भरी हुई है, G1 G2 G3। एक गैस G1, एक गैस G2, एक गैस G3। ठीक है। इसका प्रेशर G1 का PG1, दूसरी का PG2 और तीसरी का PG3। इस बैलून का प्रेशर कितना होगा टोटल? इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर। लेकिन इंडिविजुअली जो गैस अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। उसका हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्लियर? यहाँ पे दो ही गैसें मेन, कौन कौन सी? O2 एंड CO2। तो बेटा हम इन दो गैसों के ही पार्शियल प्रेशर को देखेंगे कि भैया ये एटमॉस्फेयर में कैसे है, हमारी एल्वेलाई में कैसे है, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे हैं, जहां टिश्यू दूसरी साइट है वहां पर ये कैसे। ये तीनों महत्व करते हैं। ठीक है। ये तीनों महत्व करते हैं। पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया सब बच्चों को? पार्शियल प्रेशर। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, दैट इज रिटन एज PO2। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, इट इज रिटन एज PCO। क्लियर? कौन कौन है हमारे पास? हमारे बॉडी के अंदर है चार चीजें। हमारी एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा भैया? टिश्यू में। और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एल्वियोली से बाहर आ जाएगा एटमॉस्फेयर। बाहर कौन है? एटमॉस्फेयर। क्लियर? इनमें ही हमें अपने प्रेशर को देखना है कि भाई कहाँ किसका प्रेशर कितना है, PO2 कितना है, PCO2 कितना है। एक सारणी भी आपकी इसमें बनी है ना। अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें
क्या देखें, एटमॉस्फेयर। तो यहां पर भैया PO2 है 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब पता है बच्चों आपको क्या होता है? ये जो मिलीमीटर ऑफ Hg हम कहते हैं, ये बच्चा बताएगा। 159 मिलीमीटर ऑफ Hg में आप इसका मतलब बताओ, मिलीमीटर ऑफ Hg का क्या मतलब है इसका? ये हाँ फाइनली जी का मतलब है, हाँ क्या मतलब है इसका? क्यों लिखते हैं हम ऐसे प्रेशर की यूनिट में? हाँ प्रेशर में लिखते हैं ना वैसे, ये प्रेशर की तो यूनिट लिख रहे हैं हम, PO2 पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं, तो मिलीमीटर ऑफ Hg व्हाट डज इट मीन, मिलीमीटर ऑफ Hg? ब्लड प्रेशर? नहीं बेटा ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर एयर का आएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर मैं इस कमरे का कहूं कि वायु का दाब कितना है तो आप इतना बताएंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा? ये मिलीमीटर है, Hg भी है, क्या मतलब है? कितने बच्चों को पता है ईमानदारी से? एक बच्चे को पता है। हाँ तो से क्या इसका प्रेशर तो जो ट्यूब में मर्क्यूरी होता है ना, 159 मीटर जो है ऊपर राइज हो जाए, ये देखिए बैठो, हम जो प्रेशर की यूनिट निकालते हैं ना मिलीमीटर ऑफ Hg, तो एक लंबी नली में जितना भी पारा रेज कर जाएगा और उतने रेज करा हुआ पारा एक सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर डालता है, दैट इज काउंट दैट। अगर वो 159 मिलीमीटर ऑफ Hg है, इसका मतलब है ये दाब इतना है कि एक नली 159 मिलीलीटर पारा जिसमें भरा हुआ है और किसी द्रव के ऊपर रखने के बाद जितना दाब डालेगी, दैट इज इक्वल टू 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है ना? इसका मतलब यही है। जैसे दिव्या ने बताया, काफी ठीक बताया इसमें, बस इतनी लंबी नली में पारा भरा हुआ होना चाहिए और वो जो नीचे प्रेशर एग्जस्ट करेगा, दैट इज मिलीमीटर ऑफ Hg। अब कितना कर, जितना बढ़ेगा तो दाब उतना ही ज्यादा है, जितना कम होगा तो दाब उतना ही कम। तो भैया PO2 है और PCO2 तो बहुत ही कम है, 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये एटमॉस्फेयर का है बेटा, है ना? अब भैया वो एयर बाहर से नथुनों में भरी एक बहुत लंबा ट्रैक है जिसमें घूम घाम के आपके कहां पे आई, एल्वेलाई में आई, और एल्वेलाई में आते ही ये रही आपकी एल्वेलाई, ये हो गया PO2 104। अब इससे मतलब समझ लेना, 104 में लिख रहा हूं तो मिलीमीटर ऑफ Hg इसके आगे लिखा हुआ है, और PCO2 यहां पर है बेटा 40। क्लियर? आपकी सारणी खुली हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। सारणी में बस एक ही थोड़ी मुझे कमी लगी है कि इसने एक जो फिगर है ना, जो एक जो वो शुरू में दे दिया, वो बाद में देना चाहिए था उसे, तो बच्चों को कंटिन्यूटी रहे, तो ये परेशान ना लगता। हमने एक कंटिन्यूटी बना के देखा कि भैया PO2 है, एटमोस्फेयर से एल्वेलाई में, एल्वेलाई से काहे में जाएगी, डीऑक्सीनेटेड, और सॉरी ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगी, है ना? यहां पर उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। इसके बाद भैया ऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 कितना है, 95, और PCO2 कितना है, 40 है। ठीक है भैया? ऑक्सीनेटेड में यही इसने गड़बड़ कर रखी है, एक तो डीऑक्सीनेटेड पहले डाल दिया उसने, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सारणी में। अब इसके बाद ब्लड कहां जाएगा बेटा, टिश्यू में। अब टिश्यू के अंदर क्या पोजीशन है भैया, टिश्यू के अंदर तो भैया रेस्पिरेशन तो वही होना है, तो रेस्पिरेशन हो रहा है तो भैया O2 तो बहुत कम हो गई वहां पे, क्योंकि O2 तो कंज्यूम हो गई और CO2 बहुत बढ़ गई, तो PO2 वहां पर रह जाती है कितनी, 40, और PCO2 हो जाती है 45। जैसी इसमें है ऐसी ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगी, क्योंकि यही तो ब्लड में जा रहा है।
तो ब्लड में भी PO2 कितनी रहेगी बेटा? 40। और PCO2 कितनी रहेगी? 45। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई है? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आई हो? अब जरा हम इसे देखें अपने भैया, ये जो प्रेशर है, जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। देखो प्रेशर से कंसंट्रेशन जुड़ी है सीधी सी। प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, है ना? वॉल्यूम घटेगा। क्लियर होगी ये बात नहीं? अब जरा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भिन्न भिन्न पार्ट में हमने ये दिखाया है, एक और फर्दर डायग्राम आपको दिखाया गया होगा, उसे भी जरा हम देख लें। उसमें बनी हुई है भैया कौन? ये एक एल्वेओली बनी हुई है। यहां पर आपका एक कौन बना हुआ है? हार्ट है। और हार्ट के बाद ये कौन है बेटा? आपके टिश्यू। तीन तो चीजें हैं। ये हार्ट है और ये टिश्यू है। इस डायग्राम को भी समझते हैं, है ना? अब ये बेटा ये कौन सा एट्रियम है आपका? लेफ्ट एट्रियम। इसमें पल्मोनरी वेन आती है। कौन आती है? पल्मोनरी वेन आ रही है। ये आ रहा है भैया पल्मोनरी वेन। ठीक है, कैसा ब्लड लेके आएगी? प्योर। पल्मोनरी का मतलब प्योर, वेन पल्मोनरी प्योर ब्लड लेके आएगी। और यही प्योर ब्लड बेटा कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पूरी बॉडी को बटेगा। यानी कि यही जो यहाँ है वही यहाँ है, और वो ही, सॉरी इसे ऊपर को दिखाना है मुझे, क्योंकि ये कैपिलरीज वाला को करके दिखाना है मुझे। अब देखिए जरा इसे, यहाँ पहले इतना समझेंगे। PO2 कितना है बेटा? 104। PCO2 कितना है? 40। यहाँ पे वातावरण में से मान लेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है? और यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ पे कितना है? 95। और वो कितना है? 40। यहाँ पर भी 95 40 है, यहाँ पर भी 95 40 है, और यहाँ पर भी 95 40 है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक तो यही ब्लड आ रहा है भाई। लंग से किस में आया? हार्ट में। हार्ट से किस में गया? पंप करेगा हार्ट। क्लियर होगी ये बात? बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? आगे सर। चलो अभी समझा। बाहर आपके एल्वेलाई में बेटा जो एयर का प्रेशर है ऑक्सीजन का, और वो वही किसमें रहने वाला है? एल्वेलाई में होता क्या है बताओ? एक्सचेंज तो होता ही होता है। हाँ, एक्सचेंज होता है। देखो मोटे मोटे तौर पर समझे, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड है? यो कहाँ आएगा? यहाँ है। यहाँ पे वैल्यू ये है, तो जो यहाँ पे वैल्यू वो यही रहेगी। यहाँ से कहाँ जाएगा? तो यानी जो ये वैल्यू है वही ये और वही ये, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट क्या करेगा? इसे पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा? टिश्यूज में। तो इसमें कितना रहेगा? सेम रहेगा। यहां से जो चला हुआ है यहां तक तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? है? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे कैसे चेंज हुआ। 104 से 95 कैसे आया, ये यहाँ कंफ्यूजन है ना, क्योंकि यहाँ यही वो साइट है बेटा जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यही वो साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने प्राइमरी साइट क्या बताई थी? यही है प्राइमरी साइट बेटा, यही है।
यहाँ पे CO2 भी है और O2 भी है, CO2 भी है और तो O2 और CO2 होने से O2 उतनी प्योर नहीं रह पाती जितनी यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे इसमें 45 है। ये मिले ही तो हैं आपस में भाई, बीच में कैपिलरीज तो है यहाँ पे, ये मिले ही तो हैं आपस में। ये 45 है CO2 यहाँ पर, और O2 यहाँ पर कितनी है 40 है। और यहीं पर एक्सचेंज है भैया, 104 आ रहा है, ये जा भी रहा है, ये अंदर आ भी रहा है, तो ये 95 में रह जाता है। ठीक है नहीं, ऐसे है। क्लियर हो गया। अब टिश्यू क्या करेंगे बेटा, टिश्यू क्या करेंगे, टिश्यू क्या करेंगे, O2 ले लेंगे और CO2 छोड़ देंगे, O2 अंदर एंड CO2 बाहर। ठीक है, ये CO2 कहां जाएगी, हार्ट में। हार्ट में कौन सा, राइट एट्रियम में, वेरी गुड। राइट एट्रियम में गई, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, क्या क्या है भैया इसमें, O2 कितनी है 40, CO2 कितनी है 45, यहां पर कितनी है 40 45, 40 45, और यहां से कहां गई, लंग्स में जाएगा, यहां से किस में जाएगा, यहां पे भी कितनी रहेगी 40 45। ठीक, अब जरा हम इसे देखेंगे अलग अलग कंटेंट में, देखेंगे इसे, पहले ऑक्सीजन का देखेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले बताओ यहां तक डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो, इतना तो बेसिक सबको पता है ना। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, लंग्स से कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, और टिश्यू में कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, ये बेसिक है, ये मैं मान के चलता हूँ बेसिक है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखिए हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक अगर हम ऑक्सीजन के प्रेशर को देखें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखें, तो भैया 104 है, तो 104 है, और यहां पे क्या है 95 है, तो यहां से तो यही आना है इसे, यहां से तो इसी में आना है इसे, O2 तो यही आएगी, पहले मैंने एक एक को पकड़ेंगे, CO2 को बाद में पकड़ेंगे। अब यहां पर आए, यहां पर अंदर O2 कितनी है 40, और है, और यहां कितनी है 95, तो यहां से यही जाना है, और यहां पे कंज्यूम हो रही है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में क्या हो गई, एनर्जी बनाने में कंज्यूम हो गई। हमारे मसल्स तो काम करते हैं, ये मैं जो कर रहा हूं इसमें मैं ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा हूं और CO2 प्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे ही ये हुआ, यहाँ पे फिगर एकदम चेंज हो गई, O2 हमने कंज्यूम कर ली, CO2 निकाल दी, तो कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ गया, O2 का घट गया, तो ये 45 और 40 हो गया, कितना हो गया 45 और 40, मसल्स के अंदर ही अंदर, और यहीं से फिर CO2, अब CO2 ये 40 चला आ रहा था, अब यहाँ पे 45 हो गया भाई, तो इसका मतलब है यहां तक 40 है, तो ये CO2 तो इसमें ही जाएगी। अब CO2 का उल्टा चलता है, CO2 उल्टा चलेगा, ये इसकी डायरेक्शन यू है, तो CO2 की डायरेक्शन इधर से इधर बनेगी, प्रेशर 45 है बेटा, ये है ना, यहां तक पहले 40, यहां तक 40 था, तो CO2 इसमें आ गई, यहां भी कितना हो गया 45, अब 45 आए लेके चला 45, और यहां पे आ गए, यहां कितना है अंदर 40, और यहां कितना है 45, तो क्या होगा CO2। ठीक है, अब ये आउट, बाहर तो पॉइंट 3 ही है, बाहर तो पॉइंट 3 ही, क्लियर हो गया। पहला पॉइंट ए, ये बेस समझ में आया सब बच्चों को, ये डायग्राम समझ में आया, लेकिन यहां पर एक किंतु है, क्या है, सोलबिलिटी इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, सोलबिलिटी इफेक्ट आएगा। क्या है सोलबिलिटी इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, उसकी जो सोलबिलिटी है 20 to 25 टाइम मोर है ऑक्सीजन से, यानी क्या मतलब, घुलनशीलता जो है, अगर दो पदार्थों को आपस में कहूं और पानी में घोल दो, एक 1 ग्राम घुल रहा है, दूसरा 20 ग्राम घुल रहा है, इसका मतलब है वो 20 टाइम ज्यादा घुल रहा है उससे, मैंने कहा 20 से 25 बार ज्यादा है, तो इसका मतलब जो ज्यादा घुल रहा है ब्लड में वो जाएगा, है, भले ही यहाँ पे ग्रेडियंट प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो, लेकिन सोलेबिलिटी ज्यादा होने से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर यूनिट है वो बढ़ जाए, वो क्या होता है
बढ़ जाता है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए बैलेंस हो जाता है पूरा का पूरा। इसलिए दोनों चीजें क्या हो जाती हैं आपस में, बैलेंस हो जाती है। क्लियर आई ये बात या नहीं आई है? आया समझ में आया? अब एक चीज रह गई, मैंने 3 फैक्टर बताए थे, मैंने प्रेशर भी बता दिया, मैंने सोलबिलिटी भी बता दी, कौन सी चीज रहेगी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। क्या चीज रहेगी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कोई नहीं बोलेगा, टिश्यू वाला लेसन कुछ याद दिलाना पड़ेगा, है ना? इसलिए याद पता रहेगा भाई कितने बच्चों को टिश्यू भी याद है, कितने बच्चों को याद है टिश्यू के बारे में, ईमानदारी से? 2 बच्चों को याद है बस, 3 को। कूपिकाएं वायु कोश, है ना, एल्वियोली। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो एक जनरल क्वेश्चन पूछ लूं, उसके बाद फिर इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। टिश्यू में हमने वो कौन सा टिश्यू अच्छा यहाँ पे काम क्या हो रहा है मेनली, डिफ्यूजन का। टिश्यू में हमने कौन सा ऐसा टिश्यू बताया था जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है डिफ्यूजन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ बताया था हमने डिफ्यूजन के लिए मेनली, है एपिथेलियम। एपिथेलियम तो बहुत से प्रकार के हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अब आपके हिसाब से जो हमारी ये एल्वुलाई हैं, इनकी जो इनर लेयर है, एक ही तो कोशीय लेयर है इनकी, एक कोशीय तो संरचना ही है ये, है ना, वो कौन से एपिथेलियम की होनी चाहिए, स्क्वैमस एपिथेलियम की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो पहला आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, वहीं से ज्वाइंट हो गया कि भैया ये जो हमारी डिफ्यूजन लेयर है ना बेटा, ये पहला तो मोटा मोटा ये याद रख लो, ये 3 लेयर्ड है। कितनी लेयर है इसमें, 3 लेयर। अब ये डिफ्यूज किससे करेगी, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज की सबसे इनर मोस्ट क्या है बेटा, एंडोथीलियम। कौन है, एंडोथीलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये एंडोथीलियम। और बेटा ये डिफ्यूजन है जब होना है तो मैंने बताया था उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वो बहुत बारीक होनी चाहिए। तो भैया ये प्लेस मैंने बना जरूर दिया इनके बीच में, तो समझाने के लिए बताया, बनाया ये मैंने, होता नहीं इतना, है ना। अब ये भी भैया स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये भी है। अब एक चीज तो चाहिए ना जो इन्हें थोड़ा तान के भी रखे, वरना ये सुखड़ी ना पड़ी रहे, है ना। तो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट। देखो एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर ये होगी, तीसरा कौन है, बेसमेंट मटेरियल कहा है यहाँ पर, एनसीईआरटी ने से क्या कहा है, बेसमेंट मटेरियल। और उसके बाद ये लिखा है ये बेसमेंट मटेरियल इसे भी सपोर्ट कर रहा है इधर से, और इधर से इसे भी सपोर्ट कर रहा है, दोनों को सपोर्ट कर। क्लियर, बात समझ में आई? तो 3 लेयर हो गई, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंड बेसमेंट मटेरियल, बेसमेंट मटेरियल। और ये तीनों मिलके भी 1 मिलीमीटर से मोटे नहीं हो पाते, तीनों की मोटाई थिकनेस जो है किससे भी ज्यादा नहीं है, 1 मिलीमीटर से भी कम है इनकी थिकनेस। और ये एक आदर्श कंडीशन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी कि भैया उनका डिफ्यूजन आसानी से हो जाए प्राइमरी साइड। क्लियर, असली चीज यही है, ये द्वार है। क्या है, द्वार है। द्वार का मतलब ये मान लें जैसे ये कमरा है और इस कमरे में अगर बाहर खिड़की ना हो जो हवा को बाहर निकालने वाली है मेन, तो भैया इसके अंदर अंदर जो हवा भरने वाली है ना, सादी हवा या ताजी हवा, उसका रेट इस बात पे डिपेंड करेगा किस रेट से हवा बाहर जा रही। तो इसलिए इस रेट से डिपेंड करेगा कि किस रेट से डिफ्यूजन हो रहा है तेजी के साथ, है उतना ही तेजी के साथ आपके साथ होगा।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज समझ में आया या नहीं आया? हैं? आगे सब बच्चों को प्रेशर समझ में आए, इनके प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आए? ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, और मैं इस तरह से याद रख लोगे थोड़ा जल्दी, शायद जल्दी याद हो जाए, है ना? उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरह से याद कर लेंगे आप तो। हालांकि आंकड़े तो बिल्कुल वही है जो आपकी एनसीईआरटी। अब आता है, हो गया एक्सचेंज, लेकिन प्रश्न ये है बेटा, डिफ्यूजन यहां हुआ था, है? सर ऑक्सीजन यहां थी ना? अब यहां से ये ऑक्सीजन यहां तक कैसे आ रही है? क्या बुलबुलों के रूप में आ रही है? हवा में गैस के बुलबुले भर गए ब्लड के अंदर, कैसे आ रही है? बाइंडिंग होके आ रही है। किसके क्या होके आ रही है? बाइंडिंग होके आ रही है। किसके साथ बाइंडिंग होती है? इसमें एक पिगमेंट है रेड कलर का, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और जब हम गैसेस की बात करते हैं तो कितनी गैसेस हैं बेटा? दो ही गैसी हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट है, क्या नाम है उसका? है हीमोग्लोबिन, है ना? हीमोग्लोबिन। अब जो गैस है दोनों, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सारे का 100 के 100% हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, अलग है। इसे जरा देखें, मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितने परसेंट? 97%। कितना? 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके साथ? एचबी के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन। 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुल के जाए। क्लियर? ये आंकड़े याद रखने हैं आपको, कल सुनूंगा मैं जब आऊंगा तो। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया तीन तरह से है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 20-25% हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा है 7% बेटा, और बाइकार्बोनेट के रूप में 70%। तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? बाइकार्बोनेट के रूप में हो रहा है। क्लियर हो गया ये बात से बच्चे? है? कहां पर? सर 20 to 25%। सर ये 20 से 25। 20 से 25। सर वो 20। एनसीईआरटी के ही आंकड़े पकड़ेंगे, हम अपने आंकड़े बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया ये? तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किसके कारण है? बाइकार्बोनेट के रूप। ठीक है, अब जरा हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, भाई जैसा कि हमने बताया ऑक्सीजन के लिए कौन सा पदार्थ है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मेनली क्या है भैया? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है, और एक हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन है और ग्लोबिन, आयरन है और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहा मैंने, एटम नहीं कहा, जरा जिससे रहना, एटम
मैं सवाल पूछ सकता है ये 4O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है? चार। कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है? 8। समझ में आ रही? तो ये फिगर पकड़ के रखना कभी, कहीं की सर ने तो ये बताई थी, तो मैंने मॉलिक्यूल बताया, एक मॉलिक्यूल के साथ 4 मॉलिक्यूल बताए मैंने। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ 4 मॉलिक्यूल किसके हैं? ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अब ये जो बाइंडिंग है बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ जो फ्यूजन है किसका? ऑक्सीजन का। ये डिपेंड करता है 4 अलग चीजों पे। मैंने बताया था कि वहां पर एक्सचेंज में अलग क्राइटेरिया है और बाइंडिंग होने के लिए अलग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया है जो भैया? दो तो वही है, PO2, दूसरा PCO। क्लियर? दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और तीसरा है बेटा टेम्परेचर। है क्या बोले? कोई बच्चा बोला था कुछ, बोले था कुछ? वहां पर ये चीजें है क्या क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक है? ये चारों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि भैया हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितनी अच्छी तरह से कंबाइन होता है या नहीं। यहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हमने करी ना। अब मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है? 4 के साथ, है ना। ये एफिशिएंसी तभी आती है जब ये आइडियल कंडीशन। एल्विलाई में क्या होना चाहिए भैया? जो प्राइमरी साइट है जहां पर बाइंडिंग होगी मेन, बाइंडिंग मेन कहां से शुरू होगी? मैंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ साइट क्या है? प्राइमरी साइट एल्विलाई। और प्राइमरी साइट एल्विलाई, बाइंडिंग की साइट भी वही है, क्योंकि जहां एक्सचेंज हो गया वहीं तो बाइंडिंग होगा। जहां एक्सचेंज हुआ है वहीं तो बाइंडिंग होगी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वहीं तो बंधेगी, है। तो भैया एल्विलाई के अंदर क्या होता है? कौन हाई है? PO2 हाई है और बाकी तीनों लो हैं। इसका याद करने का तरीका समझ लो, बहुत सिंपल तरीके से, अलग अलग याद मत करो। एल्विलाई में, एल्विलाई ऑक्सीजन का काम है, तो कौन हाई है? ऑक्सीजन। बाकी तीनों लो। टिश्यू में कौन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो भैया आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है वातावरण तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। हालांकि वहां टिश्यू में इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल कोरिलेट याद करने के लिए है। तो वहां पे हाई टेम्परेचर, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो एल्विलाई में क्या क्या कंडीशन होती है? हाई partial pressure of PO2, low concentration of hydrogen ion and low temperature। ये आदर्श दशाएं बनाते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए। क्लियर? इसका उल्टा। अब लेकिन अभी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को ही पकड़ना है। अभी यदि हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन का एक ग्राफ प्लॉट करें PO2 के साथ। किसके साथ? PO2 के साथ। यानी भैया 2 अक्ष हमें लेने हैं। ये कौन सा अक्ष लिया मैंने? Y। और ये कौन सा अक्ष है बच्चों? X। यहां पे 0 आ गया, 20, 40, 60, 80,
सो और आगे भी ये है बेटा PO2। क्या है ये? PO2। एक्स एक्स पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया और यहां पर क्या ले रहे हैं हम? 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है बेटा, ये क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB विद O। तो हमें एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलता है, एस क्या है ना। और ये भैया 30 है यहां पर, और यहां पे 60 है, कोई बात नहीं। तो सिग्मॉइड ग्राफ एस के आकार का एक ग्राफ मिलता है। बेटा अभी नहीं हुआ, अभी तो काफी साल है। तो ये सिग्मॉइड जो ग्राफ है ये बता रहा है हमें कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है प्रेशर के साथ हो रहा है। ठीक है, मैं वहां जो बताना चाह रहा था कि ग्राफ एक एस के आकार का है। एस के आकार का ग्राफ ये बताता है कि पहले तेजी से बढ़ा और फिर एक साइलेंट हुआ और फिर स्लो पे आया कांस्टेंट। ठीक है ना, तो शुरू में तेजी से बढ़ता है, इधर से 30 और इधर से 60% तक हो जाता है वो सैचुरेशन। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर इतना, फिर 100 पे जाके जाते जाते वो सेटल हो जाता है। क्लियर? फिर उसकी स्पीड कम होती है और फिर वो सेटल हो जाता है। क्लियर हुआ? और 104 के करीब पार्शियल प्रेशर है ही, 104 के करीब पार्शियल प्रेशर चाहिए ही चाहिए। 104 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना एल्वियोलाई में, तो इतने पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़िया तरह से हो जाएगी। समझे बात है या नहीं? लेकिन पहले तेजी से होता है और फिर ये स्लो होगा। यहां तक बात समझ में आई? किसी बच्चे को यहां तक कोई बात समझ में ना आई तो वो पूछ सकता है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या ना करें? ये तो है भाई। नो सर, कौन सा है? हाँ बिल्कुल, जो एनीमिया होता है तो एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन भाई, हीमोग्लोबिन की मात्रा ही घट गई, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, ये सही सवाल पूछा आपने। 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरीज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरीड 5 ml ऑफ क्या? ऑक्सीजन। अब भैया इसमें हीमोग्लोबिन कितना है ये डिपेंड करेगा कि ml, हीमोग्लोबिन घट गया तो वही तो 5 ml से घट जाएगी। उन्हें देखा ना, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनका चेहरा पीला पीला सा होता है, प्रॉपरली उन्हें ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है उनकी बॉडी को। ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने कहा कि टिश्यू में उल्टा है बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड की अब कंबाइनिंग भैया मेनली दो तरह से मान लीजिए आप। कितनी तरह से मान लें? तो भाई 20 से 25% जा रही है हीमोग्लोबिन के साथ, और उसके बाद 70% जा रही है बाइकार्बोनेट के रूप में। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में वही चीज उल्टी हो जाएगी जो कार्बन, जो ऑक्सीजन के साथ सीधी, यानी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ हाई हो जाएगा, है ना, O2 का कम हो जाएगा, तो वो उसमें घुस जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी और ऊपर जाके टूट जाएगी। अब बाइकार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट्स पे डिपेंड करता है कि जो हमारी आरबीसी है बेटा, उसके नीचे उसके वो हाईली रिच होती है एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। मैं वही बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जो बाइकार्बोनेट्स हैं, अगर आपने 10वीं क्लास या 12वीं क्लास में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा का संगठन पढ़ा होगा।
प्लाज्मा क्या क्या चीजें लेके जाता है, प्लाज्मा के संगठन में इनऑर्गेनिक कितने हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, तो उसमें आपने आयंस भी पढ़े होंगे, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स आयन, तो ये वही है असल में। ठीक है ना। तो बेटा मैंने बताया है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो आरबीसी पे ज्यादा है, आरबीसी पे क्या है, ज्यादा है, और प्लाज्मा में भी कुछ मात्रा है उसकी। हाँ, ये बात डिपेंड करती है कि वो सरफेस क्या होने वाली है। अब होता ये है कि जो हमारी टिश्यूज हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, ये देती है, क्या क्या देती है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस एंड हाइड्रोजन आयन। क्लियर। अब जैसे हम बढ़ते हैं कहां पर, एल्वुलाई की तरफ, क्या बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, यानी दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन है ये, टिश्यू टू एल्वुलाई एंड एल्वुलाई टू टिश्यू। और चूंकि दोनों में ही हार्मोन सेम है, सॉरी एंजाइम सेम है, दोनों में ही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज सेम है, तो इसकी एक्टिविटी जो है अलग तरह से बिहेव करती है। टिश्यू में मैंने बताया बाइकार्बोनेट, टिश्यू में मैंने बताया बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है। इसके बाद जब एल्वुलाई में पहुंचते हैं तो भैया इन बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ेगी, अन्य नहीं देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगी, तो ये टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है, कार्बोनिक के रूप में H2CO3 के रूप में ट्रेवल करते हैं। ठीक है नहीं। तो बेटा आपके एक CO2 प्लस H2O एक इक्वेशन दे रखी होगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3, फिर दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज HCO3 माइनस प्लस H। अब इसकी पूरी फिजियोलॉजी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है ना, वो अब मेडिकल में पहुंचा दिए, अब वो आपको मेडिकल में पढ़नी होती है, तो लेकिन मोटा मोटा जो है आप ये समझिए कि भैया यहां ये टूट गया और यहां पर वापस जाके CO2 और H2O में टूट गया, ये जाएगा एल्वुलाई में, ये किस में जाएगा, यहां से CO2 और H2O जो है H2CO3 के रूप में बन रहे हैं, और पूरे ब्लड में यही तो ट्रेवल करेगा और वापस यहां पर आके H2 और CO2 में ये टूट। इस प्रकार से CO2 का भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और 100 ml, क्योंकि सोलिबिलिटी ज्यादा है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेट ब्लड कंटेन 4 ग्राम ऑफ 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो इस प्रकार से बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होता है। इज दैट क्लियर या नहीं है, कल याद करके आओगे बच्चों, लड़कों तुम्हें खास तौर से कह रहा हूं, तुम्हारे जो जीन्स है ना उनमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई की तरफ कम चल रहे हैं वो, याद करने की तरफ कम है इन्हें। जब भी मैं आता हूं, आज आया तब भी वही रेस्पॉन्स मैंने सोच के आया था, मैंने कहा 10-15 दिन हो गए, बच्चे जरा कुछ याद बात करके बैठे होंगे, लेकिन तुम तो वही निकले कोई, है ना। तो बेटा याद करो, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है निट में प्रवेश लेने का, हार्ड वर्क। इस बार पता है ना कितने 700 आए, है ना, 42 तो रह गए, पहले तो ज्यादा थे फिर 42 रह गए, बाद में चेंज हो, और 42-700 आने का मतलब बहुत बहुत कुछ होता है, यानी 42 बच्चे कम से कम ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में पिछले साल जो पूरे पेपर को जानते हैं। हाँ, और भैया आगे आगे तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए
बिना पढ़े कोई रास्ता नहीं। अभी हमारे स्टाफ में टीचर है, उनके बच्चे के 695 नंबर है। हाँ, बलजीत सर के लड़के के, और उन्हें अभी तक लखनऊ केजीएमसी नहीं मिला पहली काउंसलिंग में। हाँ, वही तो लिया है उसने, वही लिया है उसने, फिलहाल तो वही लिया है, सेकंड काउंसलिंग में शायद मिल जाए उसे, है ना। और हमारी बिटिया का भी आपको एक खुशखबरी में दे दूं, सर पीजी में एमडी पीजी में उसका हो गया, सर 3000 कुछ 3,500 रैंक उसे मिली है। तो जो वो चाहेगी वो मिल ही जाएगा उसे। क्या चीज है? सर आपकी फेसबुक पे पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पढ़िए, है ना, और निकालिए यार निट को, क्या है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, केवल इरादा करने की देर है। अगर आप जितना इरादा कर लोगे, एक बार ठान लो मन में कि ये करना है, तो वो मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, है ना। हमारी बिटिया ने पिछली बार ईएनटी छोड़ दिया है इसका, कि ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, मुझे तो ये लेना है। और अब उसके 3,335 रैंक है, तो अब भी वो कह रही है मैं एम्स भरूंगी, और जो मेरा पीछे नहीं मिला एम्स पे वो भी करूँ, मतलब एक नशा है। ये नहीं कि केवल नहीं मिला, मिल तो गया उसे, ये कि भाई जो चीज हमने अचीव की थी, जितनी मेहनत हमने की थी, हमें क्यों नहीं मिली, लड़ाई इस बात की। तो आप बच्चों भी थोड़ा सा मन में ठान ये मजबूत बनिए, इरादा मजबूत कीजिए कि भैया लेना है, लड़के लेना है हर हालत में, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है ना। ये मन में ठान लीजिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। हाँ, अगर आप पहले ही हार जाओगे तो बेटा उसका तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रोज ज्यादा देखो, बायोलॉजी में तो बहुत आसान मामला है, 90 से 95% बल्कि ज्यादा, अब तो ज्यादा होने लगा, पिछले 3 सालों से तो बहुत ज्यादा ही आने लगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में से आ रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी में से आ रहे हैं बायोलॉजी में से, है ना। तो कम से कम लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी को तो याद कर ही लो, जितना अच्छा याद करोगे उतने 360 के करीब पहुंचोगे, है ना। तभी 700 वाली हाँ लाइन में आओगे, मन वाली, है ना, मन का कॉलेज लेना है तो। अगर देखो, एक तो होता है एमबीबीएस में सिलेक्ट हो जाए, एक है यार मन का कॉलेज भी मिल जाए। तो जब आप थोड़े से समझदार हो जाओगे, फिर आपकी लड़ाई जो है ना केवल एमबीबीएस वाली नहीं रह जाएगी, कोई होगी मन का कॉलेज भी मिले, है ना। थैंक यू।